जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीपक और आज हम देखेंगे चाणक्यस डेली न्यूज़ एनालिसिस फॉर 12 एंड 13 जुलाई जो कि लिए जाते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर में से। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एडेड मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव्स इन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब ये है कि इनमें से कौन से अमेंडमेंट ने मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव्स कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया। मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव्स को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया, इनमें से कौन से अमेंडमेंट में। ए देखिए 97th अमेंडमेंट, 98th, 100 अमेंडमेंट एक्ट या तो फिर 96th अमेंडमेंट एक्ट। मेंस का क्वेश्चन देखिए, डिस्कस द रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स इन डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। 10 मार्क का स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन, आपको रोल बताना है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है उनका रोल डेवलपमेंट ऑफ कंट्री में क्या क्या है। तो इसमें आप अमूल कोऑपरेटिव्स के बारे में बता सकते हो, शुगर केन कोऑपरेटिव्स के बारे में बता सकते हो, मिल्क रिवॉल्यूशन के बारे में बता सकते हो। आनंद वर्गेस ने जो मिल्क रिवॉल्यूशन लाया था उसमें कोऑपरेटिव्स का सबसे बड़ा हाथ था। वेस्टर्न महाराष्ट्र में कोंकण में शुगर केन डेवलपमेंट हुआ है, शुगर केन मिल्स का डेवलपमेंट हुआ है, वो किसकी वजह से हुआ है, कोऑपरेटिव्स की वजह से हुआ है। उसके साथ साथ वुमेन का एम्पावरमेंट होता है, वुमेन फिनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाती हैं। फार्मर्स जो है वो अपना जो प्रोड्यूस है वो प्रॉपर भाव में, प्रॉपर प्राइजेस में क्या कर सकते हैं, वहां पे बेच सकते हैं। कोऑपरेटिव्स इनकी निगोशिएटिंग कैपेसिटी बढ़ा देते हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ऐसे सारी चीजें आपको इसमें लिखनी है। अब देखिए कोऑपरेटिव स्पिरिट, हमने इसके पहले भी डिस्कस किया था कि अभी एक न्यू मिनिस्ट्री बनाई गई है। आपको पता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अभी क्या किया गया है, बढ़ा दिया गया है। पहले 45 मेंबर का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर था, लेकिन अभी 70 मेंबर्स का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बना दिया गया है मोदी गवर्नमेंट में। उसके तहत एक नई मिनिस्ट्री बनाई गई है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स। अब इनको लग रहा है कि कोऑपरेटिव्स जो है, स्टेट्स को ऐसा लग रहा था कि कोऑपरेटिव्स जो है वो स्टेट सब्जेक्ट में आती हैं, इसीलिए सेंट्रल की मिनिस्ट्री इसके ऊपर नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपको यह भी पता रहना चाहिए 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज ये कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया गया है, जिसके तहत क्या हो जाता है, अगर जो चीज कॉन्स्टिट्यूशन में है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ ना कुछ रोल तो उसमें रहता है। अब देखिए इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स बनाई गई है। अब इसके थ्रू क्या होगा, फोकस ऑन द पॉलिसी प्लानिंग। उसमें मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव्स है, उसको किस प्रकार से मार्केट करना, उसको किस प्रकार से डील करना, ये सारी चीजें अभी क्या करेगा, आप बोल सकते हो कि जो मैनेजमेंट है वो सेंटर प्रोवाइड करेगा। अब देखिए इन एग्रीकल्चर में आपको कोऑपरेटिव सबसे ज्यादा दिखती है, क्रेडिट सोसाइटीज आपको सबसे ज्यादा दिखती है, मार्केटिंग में आपको दिखती है। इसके साथ साथ बहुत सारी अदर चीज जैसे कि आप देखोगे मिल्क में, कॉटन में, हैंडलूम इंडस्ट्री, हाउसिंग में, एडिबल ऑयल, शुगर, फिशरीज, दैट इज फॉर्मिडिएबल। इन सारे सेक्टर्स में आपको कोऑपरेटिव सोसाइटीज का जो बोला वाला है वो आपको देखने को मिलता है। रिसेंटली आईटी पार्क्स और उसके साथ साथ मेडिकल कॉलेजेस में भी आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी देखने को मिलती है। उसके साथ साथ 2002 में मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट पास किया गया था, जिसके तहत ग्लोबलाइजेशन के जो चैलेंजेस थे उनको हटा दिया गया था, ऐसा इनका कहना है। अब देखिए जो कोऑपरेटिव्स हैं वो स्टेट लिस्ट में आते हैं एंड सेंटर विल हैव टू इनोवेट टू प्रोवाइड लीगल सैंक्टिटी टू द न्यू मिनिस्ट्री। अब सेंटर को क्या करने पड़ेगा, उसके लिए लॉ पास करना पड़ेगा ताकि जो लीगल सैंक्टिटी है, क्रेडिबिलिटी है न्यू मिनिस्ट्री को, वो प्रोवाइड की जा सके। अब इनका कहना है कि जो मिसमैनेजमेंट होता है, करप्शन होता है, आपको पता होगा पीएनबी स्कैम, महाराष्ट्र में ऐसे बहुत सारे स्कैम्स हुए हैं जो कि कोऑपरेटिव्स मैनेजमेंट की वजह से हुए हैं। वहां पे करप्शन बहुत ज्यादा रहता है, नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, ये सारी चीजें क्या है, कोऑपरेटिव्स के मैनेजमेंट में सबसे बड़े चैलेंजेस हैं जो हमको देखने को मिलती हैं। इसीलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि स्टेट क्या करे, उन्हें रेगुलेट करे और उनका प्रॉपर ढंग से रेगुलेट करके देश के डेवलपमेंट के लिए उनको काम लाए। इसीलिए ये जो नई मिनिस्ट्री है इसको आगे बहुत सारा काम करना पड़ेगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन विच ग्राउंड्स डिस्क्रिमिनेशन इज प्रोहिबिटेड। आर्टिकल 15 के तहत कौन से ग्राउंड्स पे डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिट की गई है कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत। ए देखिए, फर्स्ट रिलीजन, रेस, कास्ट, एथिनिटी, सेक्सुअल ओरिएंटेशन तो फिर फिजिकल अपीयरेंस। ऑप्शन ये है 1 2 3 5, 2 3 4 5 6, 1 2 5 6 या 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6। थर्ड क्वेश्चन देखिए, वन ऑफ द इम्प्लीकेशन ऑफ इक्वालिटी इन सोसाइटी इज द अब्सेंस ऑफ। ये क्वेश्चन प्रीलिम्स 2019 का है। इसका मतलब यह है कि अगर सोसाइटी में इनइक्वालिटी नहीं है, इसका मतलब इक्वालिटी है, इसका मतलब वहां पे किस चीज का अब्सेंस है। तो ए देखिए प्रिविलेजेस, बी रिस्ट्रेंट्स, सी कंपटीशन,
आइडियोलॉजी। क्या लगता है? अब देखिए इनका कहना है इशू के अंतर्गत, एडिटोरियल के अंतर्गत, अ केरला मॉडल फॉर एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ। अब इनका कहना है कि आर्टिकल 15 के तहत अगर आप देखोगे ना तो कुछ ही ऐसे चीजें हैं जिसको क्या किया गया है, प्रोहिबिट किया गया है, जिसमें इनका कहना है कि आर्टिकल 15 प्रोहिबिट कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। लेकिन उसके अलावा ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि डे टू डे लाइफ में आपको क्या करनी पड़ती है, उनके बेसिस पे आपको डिस्क्रिमिनेशन सहन करनी पड़ती है। जैसे कि उन्होंने बहुत सारे एग्जांपल्स बताए हैं जिसे हम साइलेंट सिग्रीगेशन भी कहते हैं। अगर आप कोई मुस्लिम हो तो आप अगर हिंदू डोमिनेटेड एरिया में अगर रेंट पे अगर कुछ अगर कमरा मांगते हो तो आपको डायरेक्टली वो मना कर देते हैं। अगर आपने वो पिक्चर देखी होगी मिशन मंगल, उसमें वो जो लड़की रहती है वो मुस्लिम रहती है तो उसे वो कमरा देने से मना कर देता है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आपको साइलेंट सिग्रीगेशन के इसमें फेस करनी पड़ती हैं। उसके साथ साथ सेक्शन 377 सुप्रीम कोर्ट ने तो होमोसेक्सुअल्स को आप बोल सकते हो कि लेजिबिलिटी दे दी है, उसके साथ साथ उन्हें बहुत सारे राइट्स भी दे दिए हैं, लेकिन समाज अभी तक उन्हें एक्सेप्ट नहीं करता है और समाज में उनके लिए बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन अभी भी आपको देखने को मिलता है। अब देखिए डिस्क्रिमिनेशन कौन कौन से आपको जो कि आर्टिकल 15 में नहीं कवर किए गए हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। तो वो देखिए इथिनिटी, आप कौन सी इथिनिटी हो, उसके साथ साथ लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी, आप कौन सी भाषा बोलते हैं, उसके बेसिस पे आपको कॉन्स्टिट्यूशन क्या नहीं करता है, वो नहीं प्रोवाइड करता है, राइट नहीं प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर आप समाज में जाओगे, आप अगर किसी अगर आप बोल सकते हो कि अगर आप सिंधी डोमिनेटेड एरिया में जाओगे और आप अगर मराठी बोलते हो, या तो फिर अगर मराठी डोमिनेटेड एरिया में जाते हो और आप वहां पे अगर कोई और लैंग्वेज बोलते हो तो आपको मे बी आपको डिस्क्रिमिनेशन सहन करना पड़े। नेशनैलिटी के बेसिस पे भी आपको डिस्क्रिमिनेशन सहन करना पड़ सकता है। मार्शियल स्टेटस, अगर आप मैरिड हो या नहीं हो, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, डिसेबिलिटी, फिजिकल अपीयरेंस एंड अदर पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स आर प्रोहिबिटेड ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन ये आर्टिकल 15 में नहीं दिए गए हैं। आर्टिकल 15 में रिलीजन, रेस, कास्ट, ये तीनों ही क्या किए गए हैं, दिए गए हैं। यहाँ पे एक्चुअली 5 नहीं होना चाहिए, इसका आंसर है ए 1 2 एंड 3। ओके, तो इथिनिटी, सेक्सुअल ओरिएंटेशन और उसके साथ साथ फिजिकल अपीयरेंस ये आर्टिकल 15 में मेंशन नहीं किए गए हैं। इनके बेसिस पे आपके साथ प्रोहिबिशन, डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ दैट इनका कहना है कि इस आर्टिकल 15 को या तो आप क्या कीजिए और ज्यादा वाइडन कीजिए, या तो फिर एक ऐसा लॉ बनाइए जो कि सारे एस्पेक्ट्स को क्या करे, कवर करें। ओके, अब इनका कहना है कि इंटरसेक्शनल भी क्या होती है, डिस्क्रिमिनेशन होती है, जिसके बेसिस पे आप अगर वुमेन है, वुमेन में भी आप अगर दलित वुमेन है तो आपसे ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होगी। अगर ऐसे ही अगर आप किसी कास्ट के हैं, पर्टिकुलर कास्ट, और उस पर्टिकुलर कास्ट में भी अगर कोई प्रोफेशन फॉलो करते हैं तो आपको ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन सहन करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें क्या करती हैं, इंटरसेक्शनल डिस्क्रिमिनेशन लाती हैं, जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल है समाज से हटाना। इसीलिए इनका कहना है कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम क्या करें, ऐसा एक लॉ बनाए जो कि केरला में क्या किया जा सकता है, सबसे पहले लाया जा सकता है। इनका कहना है केरला में सबसे ज्यादा इस लॉ को क्या किया जा सकता है, लाया जा सकता है, और फिर जो केरला मॉडल ऑफ एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ है ये पूरे ऑल इंडिया लेवल पे क्या किया जा सकता है, अपनाया जा सकता है। ओके, अब देखिए एक अगर समाज में इक्वालिटी है ना, तो सबसे पहला जो अब्सेंस रहता है ना वो रहता है प्रिविलेजेस का। क्योंकि अगर प्रिविलेजेस रहेंगे इसका मतलब क्या कि कुछ समाज के सेक्शन क्या है, ज्यादा मजे ले रहे हैं कुछ फैसिलिटीज के, और कुछ समाज के सेक्शन ये है जिनको कुछ भी नहीं मिल रहा है। रिस्ट्रेंट कब होता है, जब समाज में फ्रीडम रहती है। अगर बहुत ज्यादा फ्रीडम है तो अब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट रहेगा, वहां पे कोई तरह का रिस्ट्रेंट नहीं रहेगा। आप यूएसए की सोसाइटी को बोल सकते हो, वहां पे किसी प्रकार का रिस्ट्रेंट नहीं रहता है, बाध्यता वहां पे नहीं रहती है। तो थर्ड का आंसर है प्रिविलेजेस और सेकंड का आंसर है ए 1 2 एंड 3। ओके, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव। फर्स्ट है, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, public expenditure on education constituted 4.4% of GDP in 2020, which has decreased 3.4% in 2021। क्या लगता है, पब्लिक एजुकेशन के ऊपर जो एक्सपेंडिचर खर्च किया गया है वर्ल्ड बैंक के अनुसार इंडिया में वो 4.4% था जीडीपी का 2020 में, लेकिन वो 2021 में 3.4% हो गया है। सही है या गलत है? सेकंड, द मीडियन एज ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज 30 ईयर्स। जो मतलब मीडियन एज का मतलब रहता है एवरेज एज जो है पॉपुलेशन की इंडिया में वो क्या है, 30 ईयर्स। ए देखिए 1 2 ओनली, 1 and 2 ओनली है, नेदर 1 नॉर 2। अब देखिए टैपिंग ऑन द पोटेंशियल ऑफ यूथ, young people's well-being because India hinges on them। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पे यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम में 1989 में सबसे पहली बार क्या किया गया था, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जून को क्या किया था,
मनाया गया था। उसके बेसिस पे इनका कहना है कि जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा यंग है। इंडिया की पॉपुलेशन की जो मीडियन एज है ना वो कितनी है, 30 ईयर्स है। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल भी सही है। और इनका कहना है कि जो हमारी वर्किंग पॉपुलेशन है, जिसे आप क्या बोल सकते हो, फ्रॉम 19, अगर आप 19 से लेके तो 62 ईयर्स से 59 हो गया एक्चुअली अभी, 59 ईयर्स की पॉपुलेशन को आप क्या बोल सकते हो, वर्किंग पॉपुलेशन बोल सकते हो। फ्रॉम 15 ईयर्स टू 59 ईयर्स, वो 62 पॉपुलेशन क्या है, वर्किंग पॉपुलेशन है। तो इस वर्किंग पॉपुलेशन को हम क्या बोल सकते हैं, कर सकते हैं इसका डेमोग्राफिक डिविडेंड ला सकते हैं। अब डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब होता है जो इतनी ज्यादा वर्किंग पॉपुलेशन है उसका इस्तेमाल जीडीपी में, नेशन की ग्रोथ में करना, इज कॉल्ड एज डेमोग्राफिक डिविडेंड। अब इनका कहना है डेमोग्राफिक डिविडेंड के लिए आपको हेल्थ में और उसके साथ साथ एजुकेशन में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और इनका कहना है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो धीरे धीरे आपकी कम होते दिखाई दे रही है, इसलिए आपकी जो प्रायोरिटीज है ना वो आपकी सॉर्टेड नहीं है। अब इनका कहना है कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो 2020 में बहुत ज्यादा था, जो कि 4.4% था, और 2021 में वो क्या हो गया है, कम हो गया है। तो ये जो दोनों भी स्टेटमेंट है यहाँ पे बिल्कुल भी सही है। इसका आंसर है सी 1 और 2 ओनली। अब इनका कहना है कि सबसे पहले आप क्या कीजिए, सबसे पहले आप टीचर्स को और उसके साथ साथ बच्चों को जो वैक्सीनेशन का है ना उसे प्रायोरिटाइज कीजिए, ताकि बच्चों का क्या हो सके, आप बोल सकते हो कि अब स्कूल उनके सबसे ज्यादा जल्दी से ओपन हो जाए और उनकी जो रेगुलर लर्निंग की प्रोसेस है ना वो क्या हो, स्टार्ट हो। उसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एजुकेशन मिनिस्ट्री के साथ कोऑपरेट करे, ताकि जो अडोलसेंट पॉपुलेशन है उसको क्या किया जा सके, सेफगार्ड किया जा सके। और उनकी और उसके साथ साथ मेंसुरल हाइजीन प्रोडक्ट टू अडोलसन, टीचर कैन वर्क टू वॉलंटियर एंड कोलैबोरेशन विद फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर। उसके साथ साथ जो भी माल न्यूट्रिशन, उसके साथ साथ जो न्यूट्रिशन रिलेटेड चीज है अडोलसेंट पॉपुलेशन की, आपको पता होगा जो अडोलसेंट यंग वुमेन्स हैं उनके अंदर एनीमिया की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। उसके साथ साथ मेंसुरेशन प्रॉब्लम्स को बहुत ज्यादा इन्फेक्शियस हो जाती है अगर उसको प्रॉपर ढंग से अगर हमने ट्रीट नहीं किया तो। ऐसी सारी चीजों को क्या किया जाना चाहिए, प्रॉपर ढंग से मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर के साथ क्या करके कोलैबोरेट करके इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए, ये इनका कहना है। ओके, अब इनका कहना है इंप्रूविंग द लाइव्स ऑफ और अडोलसेंट। अगर आप अडोलसेंट पॉपुलेशन की लाइफ्स को इंप्रूव करोगे तो क्या होगा, वो पॉपुलेशन प्रोडक्टिव होगी, हेल्दी होगी, और उसके साथ साथ जितनी ज्यादा वो प्रोडक्टिव होगी वो देश की ग्रोथ में उतना ही ज्यादा क्या करेगी, कंट्रीब्यूट करेगी। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, फ्री राइड्स फॉर टीचर्स वैक्सीनेशन कैंपेन्स हैज बीन स्टार्टेड अलोंग विद यूबर बाय। अब उबर के साथ एक वैक्सीनेशन कैंपेन स्टार्ट कर दी गई है जिसका नाम है फ्री राइड्स फॉर टीचर वैक्सीनेशन। मतलब आपको क्या दिया जाएगा, आपकी जो, अगर आप वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं ना, अगर आप टीचर है और आपको वैक्सीनेशन के लिए जाना है तो आप क्या कर सकते हैं, फ्री राइड बुक कर सकते हैं। कहाँ पे, उबर पे। तो ये प्रोग्राम उबर के साथ साथ किसने लॉन्च किया है, ए देखिए, WHO, बी यूनेस्को, सी यूनिसेफ, या डी UNDP। अब देखिए राइट टू सेफ्टी, ये कैंपेन चालू की गई है उबर और यूनेस्को के साथ, यूनेस्को ने मिलके, इनका कहना है कि जिसके तहत हम क्या करेंगे, टीचर्स को हम प्रायोरिटाइज करेंगे कि वो वैक्सीनेशन ले, ताकि जल्दी से जल्दी क्या हो सके, तो स्कूल खुल सके और बच्चे अपने नॉर्मल प्रोसेस ऑफ एजुकेशन को ला सके। इसके तहत जो उबर है ना वो 1 लाख राइड्स प्रोवाइड करेगा और उसके साथ साथ ऑब्वियसली बात है, इनकी मार्केटिंग टेक्निक है, जितनी ज्यादा टीचर्स होंगे उनको फ्री राइड्स प्रोवाइड की जाएगी, उतने ही ज्यादा क्या होंगे, नए एप्लीकेशंस डाउनलोड होंगे। लेकिन इसके साथ साथ ये अच्छी चीज है कि टीचर्स को क्या मिलेगी, फ्री राइड मिलेगी, तो इंसेंटिव मिलेगा कि वो क्या करें, वैक्सीनेशन के लिए वहां पे जा सके। तो जो फ्री राइड फॉर टीचर वैक्सीनेशन कैंपेन है ये उबर के साथ मिलके किसने लॉन्च की है, यूनेस्को ने लॉन्च की है। ओके, सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन समन अ सेशन ऑफ पार्लियामेंट एट सच अ प्लेस एज ही थिंक्स फिट। क्या लगता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कभी भी पार्लियामेंट का सेशन समन कर सकता है क्या, जिस प्लेस पे भी उसको लगा, क्या लगता है। सेकंड, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर सेशन ऑफ पार्लियामेंट इन अ ईयर बट इट इज नॉट मैंडेटरी टू कंडक्ट ऑल द 3 सेशन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 3 सेशन ऑफ पार्लियामेंट को प्रोवाइड किया गया है क्या, लेकिन वो 3 सेशन कंडक्ट करना मैंडेटरी नहीं है, क्या लगता है। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, देयर इज नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज दैट अ पार्लियामेंट इज ईयर रिक्वायर्ड टू मीट इन ईच ईयर। क्या लगता है, पार्लियामेंट में कोई मिनिमम नंबर ऑफ डेज ऐसे फिक्स नहीं है जो पार्लियामेंट को मीट करने पड़ते हैं, पार्लियामेंट को मिलना पड़ता है। ऑप्शन देखिए, 1 ओनली, 2 ओनली, 1 and 3 ओनली, या 2 and 3 ओनली। बोथ द हाउसेस टू फंक्शन साइमल्टेनियसली। कहना है 323 लोकसभा और 205 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा
दोनों को वैक्सीन मिल गई है बोथ डोजेस की, इसलिए पार्लियामेंट जो कि लेके मार्च सेशन से लेके जो कि एक साथ बैठी नहीं है, वो क्या करेगी, अभी साइमल्टेनियसली बैठेगी और अपना जो भी बिजनेस है वो कंडक्ट करेगी। इसलिए मैंने इसको किसके साथ लिंक किया, अभी पार्लियामेंट इतने टाइम से लेके बैठी नहीं है, इसीलिए मैंने इसको 2020 के इस क्वेश्चन के साथ लिंक किया। अब देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कभी भी कोई भी सेशन क्या कर सकता है, बुला सकता है, और ये बिल्कुल गलत है। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहीं पे भी नहीं दिया गया है कि इतने सेशंस होने चाहिए या इतने डेज के लिए वो बैठने चाहिए। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। और थर्ड भी बिल्कुल गलत है, देयर इज नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज। ऐसे मिनिमम नंबर ऑफ डेज कॉन्स्टिट्यूशन में या कहीं पे भी बताए नहीं गए हैं, इसलिए इसका आंसर क्या है, 1 and 3 ओनली। ओके, इसके बाद 7th क्वेश्चन देखिए, रॉकी माउंटेन्स विच इज समटाइम्स सीन इन न्यूज इन जोग्राफिकल कंटेक्स्ट इज इन विच कंट्री। रॉकी माउंटेन्स जो है आपको जोग्राफिकल कंटेक्स्ट में आपको न्यूज में दिखाई देता है, वो आखिर किस कंट्री में है। ए देखिए यूएसए, बी साउथ अमेरिका, सी इंग्लैंड या डी फ्रांस। अब देखिए, वाइल्ड फायर रेज एज हीट वेव स्टिफल वेस्टर्न यूएस कैनेडा। अब जो रॉकीज माउंटेन है ना, वहां पे कैलिफोर्निया और वेस्टर्न यूएस के यहाँ पे समथिंग लाइक दिस ऐसे यूएसए का नक्शा आता है, और यहाँ पे क्या है, ये यूएसए है, सॉरी नॉर्थ अमेरिका, और यहाँ पे आपको क्या दिखता है, रॉकी माउंटेन्स दिखता है। रॉकी माउंटेन्स यूएसए, कनाडा में क्या है, फैला हुआ है, इसलिए इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाता है, ए यूएसए। ओके, अब यहाँ पे क्या हो रही है, बिकॉज ऑफ द ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट वेव, वहां पे हीट वेव की वजह से जो टेम्परेचर्स है वो 46 डिग्री से भी ज्यादा हो चुके हैं, और इसकी वजह से वहां पे क्या हो रहे हैं, फॉरेस्ट फायर्स हो रहे हैं। अब इनका कहना है वेल अबाउट द सीजनल नॉर्म, ये सीजनल नॉर्म्स के बहुत ज्यादा विपरीत हो रहा है, और ये किसका असर है, बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। तो अगर हमने क्लाइमेट चेंज को नहीं रोका तो हमारे जो टेम्परेचर थे वो बहुत ज्यादा सोर जा सकते हैं, बहुत ज्यादा हाईएस्ट जा सकते हैं, और हमें ऐसे जो फॉरेस्ट फायर्स हैं ये हमें बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो आज का सेशन हम यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और आप प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।